जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अच्छे से जो है ना पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास को जो है ना लाइक करके ज़रूर जाइएगा और आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया और आप सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में स्टार्टिंग में क्या है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे हैं, मतलब करेंट अफेयर्स आपका सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक, कह रहा है कि पहला, देखिए क्वेश्चन है ना, पहला कह रहा है क्वेश्चन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, किसने स्थापित, मतलब कब स्थापित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, कब स्थापित किया गया था, बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कब हुआ था, 1911 में इसका स्थापना किया गया था। तो 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है देवी अम्मा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री जो है ना देवी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटकीय प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है, बताइए किसकी है। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भवाई की। किसकी है, भवाई की है। ठीक है, तो अम्बा जो है ना, अम्बा गुजरात के भव्य नृत्य की क्या है, अधिष्ठात्री देवी नृत्य है। नेक्स्ट है करा इनमें से कौन, करा इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता है, बताइए। करा इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। तो 3 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या है, तो मानव है। क्या है, तो मानव। तो मनुष्य जो है ना, मतलब मानव जो है भूमि संसाधनों के उत्पादक और क्या उपभोक्ता दोनों है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 मनमोहन सिंह है। कौन है, मनमोहन सिंह है। तो याद रखिए कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया का शीर्षक से एक जो है ना पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट है अगर कि चापानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। चापानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। कहाँ है, गुजरात में है। तो याद रखिए कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जो है एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो गुजरात के जो है ना पंचमहल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है करा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों के बीच एक क्या संयुक्त पहल है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच क्या है, तो एक परियोजना है। तो याद रखिए कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रयाग प्रशस्ति किसमें संकलित की गई, बताइए। प्रयाग प्रशस्ति जो है ना किसमें संकलित की गई है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, संस्कृत होगा। अगर सी हम बोलेंगे तो 3 ही समझिएगा। याद रखिएगा ना कि प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी ईस्वी के गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल पर आधारित शुद्ध संस्कृत में लिखा गया क्या था, एक अभिलेख था। नेक्स्ट है करा कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत बोल रहा है, करा दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान में है। कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है कह रहा है चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन कह रहा है कि चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और जो है ना किस वंश के कन्नौज के जयचंद्र के बीच हुई थी, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, गढ़वाल हो जाएगा। क्या होगा, तो गढ़वाल होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1193 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और ये आगरा के निकट यमुना नदी पर चंदावर फिरोजाबाद के निकट आधुनिक चंदावल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है ना क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू स्काईज मनाता है, बताइए। करे संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है, बताइए कब मनाता है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 7 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 7 सितंबर को मनाते हैं।
तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में नामित किया, मतलब इसी दिन जो है ना मनाया जाएगा। नेक्स्ट है करा कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। कह रहा है चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है। सबको पता है अभी बिहार में आचार संहिता लगने वाला, आचार संहिता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस जो है घोषित किया है बताइए। क्वेश्चन पहले देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं कि हम सबके जैसा आएँ और करा के चले गए कम समय में, हमें बेहतरीन ढंग से करवाना है ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ आए और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाइए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया है बताइए, क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 12 का 3 होगा, मुस्लिम लीग। क्या होगा, तो मुस्लिम लीग हो, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिशों के भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग परिषद ने एक अलग मुस्लिम देश की मांग को तेज करने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया किसमें जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में जनुष्मा मुक्त होती है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक रासायनिक अभिक्रिया में किसके मतलब कौन सा मतलब किसके साथ जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में उष्मा मुक्त करता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका सूत्र क्या होता है, CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से विक्रिया करके बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिससे बड़ी मात्रा में उष्मा निकलती है। नेक्स्ट है करा कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है बताइए। माइकल फेल्प्स जो है किस खेल से संबंधित है, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तैराकी से जो है ना संबंधित है। और माइकल फेल्प्स एक अमेरिकी पूर्व जो है ना प्रतिस्पर्धा क्या है, तो तैराक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से क्या अधिक था बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, किसका है, तो केरल का है। किसका है, तो केरल का है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो किसका है, तो बिहार का है 1106। उसके बाद किसका है, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद केरल का। और उसके बाद किसका है, तो यूपी का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा किसने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता हस्तांतरित करने के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता हस्तांतरित करने के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा। तो यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता हस्तांतरित करने के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौते पर क्या किया है, तो साइन किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 1986 में किया गया। कब किया गया, 1986 में किया गया। नेक्स्ट है कह कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था बताइए। 712 ईस्वी में हम भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो याद रखिए 712 ईस्वी में उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर हमला किया और उसे जीत लिया, ठीक है। और यह जो है ना भारत में पहला अरब आक्रमण था। नेक्स्ट है करा कि बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई बताइए। बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 होगा, मोकामा में किया गया। कहाँ किया गया, मोकामा में किया गया। तो बिहार में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया, तो मोकामा में किया गया। नेक्स्ट है करा कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है बताइए। अगर वीवीपैट का फुल फॉर्म याद रहेगा तो आपको टी का ऐसे पता चल जाएगा। बताइए टी का मतलब क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ट्रेल है। क्या है, तो ट्रेल होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि इसका जो पूरा नाम अगर पूछेगा तो वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। और भारत में वीवीपैट प्रणाली को 2014 के भारतीय आम चुनाव में एक पायलट परियोजना के रूप में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जो है ना 8 में उपयोग किया गया था।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण में से अलग हो गया, बताइए। कह रहा है बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, मुर्शिद कुली खान। क्या होगा? मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट है, कह रहा है कि HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV जो है ना का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। थोड़ा ऑप्शन को छोटा कर दें क्वेश्चन को, ताकि ऑप्शन आपको दिखे। बताइए, HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो HIV का फुल फॉर्म मतलब पूरा जो नाम है क्या है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होगा। क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है, बताइए। किनको है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक देशों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, विजेंद्र सिंह को प्राप्त है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, अवतल दर्पण। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा ना कि अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण में एक परावर्तक सतह होती है जो अंदर की ओर आपतित प्रकाश से जो है ना दूर होती है। ठीक है, और इनका प्रयोग या उपयोग बोल सकते हैं सर्च लाइट और टॉर्च में किया जाता है। नेक्स्ट ये करा कि आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के कौन सा जो है ना भाषाई राज्य का गठन किया गया था। कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के जो है ना कितने भाषाई राज्य का गठन किया गया था। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम। यहाँ पे क्या होगा? तो प्रथम होगा। तो आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना रुपये कर दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 4 होगा, 20 करोड़ रुपया होगा। क्या होगा? 20 करोड़ रुपया होगा। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर मतलब जंस्कार और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। यहाँ पे जास्कर ही रहेगा ज़्यादा करके, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है, बताइए कौन सी नदी बहती है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सिंधु नदी बहती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी, बताइए। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3 होगा, 1958 में किया गया था। तो कंधार द्विभाषी शिलालेख जिसे चेहल जीना एडिकेट के नाम से भी जाना जाता है कि खोज 1958 में की गई थी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए ग्रेट हिमालय जिसे हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की सबसे उत्तरी और क्या सबसे ऊंची श्रेणी है। और यह हिमालय एकमात्र श्रेणी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी निरंतरता बनाए रखती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइए। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हुआ? जी शंकर कुरूप थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक खनिजों की श्रेणी में क्या है नहीं आता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता, कौन नहीं आता है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बॉक्साइट नहीं आता, लेकिन अवरक लाइमस्टोन और जिप्सम आता है। नेक्स्ट है करा कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, बताइए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 कहाँ है? तो चेन्नई में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण PMFME योजना को लागू करने में किस राज्य ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया है, बताइए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4 होगा, बिहार किया है। किसने किया है? तो बिहार किया है।
नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। करा निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होसंग शाह ने बनाया। तो होसंग शाह ने 15वीं शताब्दी में राजधानी को धार से मांडू स्थानांतरित किया और इसे इसकी सबसे बड़ी भव्यता तक जो है ना पहुंचाया। नेक्स्ट है करा कि बिहार में लोहा सिंह के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार का वास्तविक नाम जो है निम्न में से क्या था, बताइए। बिहार में लोहा सिंह के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार का वास्तविक नाम निम्न में से क्या था। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रामेश्वर सिंह कश्यप था। क्या था, रामेश्वर सिंह कश्यप था। तो बिहार में लोहा सिंह के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार का वास्तविक नाम रामेश्वर सिंह कश्यप था। नेक्स्ट है करा कि जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं था, बताइए कौन शामिल नहीं था। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ईसाई शामिल नहीं था, लेकिन हिंदू, ब्रिटिश, मुस्लिम जो है ना शामिल था। तो याद रखिएगा कि 1817 में एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 अवधियों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था, जिसमें क्या था, ईसाई नहीं था। नेक्स्ट है ये करा कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। करा कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की जो शुरुआत की थी कहाँ से किया था। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 साबरमती से किया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि गांधी साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा पर अरब सागर के तटवर्ती शहर दांडी के लिए निकले। इन्होंने वहाँ नमक कानून का जो है ना तोड़ा था। नेक्स्ट है करा कि पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वे क्रमशः जो है ना किसका हाइड्रोक्साइड का आयन उत्पन्न करते, बताइए किसका। करा कि पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वे क्रमशः जो है ना और हाइड्रोक्साइड का उत्पन्न करते हैं, किसका करते हैं, बताइए। हाइड्रोक्साइड आयन के साथ किसका उत्पन्न करते हैं, मतलब बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 हाइड्रोजन। क्या होगा, तो हाइड्रोजन। तो अम्ल और क्षार अपना संवाहक गुण तभी प्रदर्शित करते हैं जब वे जलीय घोल में हो, जिसमें वह पानी में पूरी तरह से जो है ना आयनित हो सके। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। करा कि कौन सा एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से जो है ना प्रसिद्ध है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, दलीप सिंह राणा है। कौन है, दलीप सिंह राणा है। तो दलीप सिंह राणा जो है WWE में द ग्रेट खली के नाम से जाना जाते हैं, और वह यह जो है ना एक भारतीय पेशेवर पहलवान, कुश्ती प्रमोटर और क्या अभिनेता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मस्कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्कट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है ना किसको छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ, बताइए। करा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो किसको छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर। क्या होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ और यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। नेक्स्ट है करा कि डैश एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है, बताइए कौन है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 चयापचय होगा। क्या होगा, चयापचय। तो चयापचय जो है ना एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होता है। नेक्स्ट है ये करा कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1986 को कहाँ हुआ था, बताइए। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ हुई थी। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट है क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 11 लाख रुपये और नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की जो है ना कांस्य प्रतिमा मिलती है। तो 11 लाख रुपये नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमाएँ मिलती है। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है और साथ ही एक प्रशस्ति पत्र और विद्या की देवी बागदेवी मतलब सरस्वती की कांस्य प्राकृति प्रदान की जाती है, और यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित होता है। नेक्स्ट है करा कि वायुविधता में मानव की जो है ना कौन सी समंजन शक्ति छीन हो जाती है, बताइए। 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आँख। तो वायुविधता में मानव की जो है ना आँख की समंजन शक्ति छीन हो जाती है। नेक्स्ट है ये करा कि क्लोनालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है।
कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है ये, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की कौन सा पहाड़ियों में फैल गया था? बताइए। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की किस पहाड़ियों में फैल गया था? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुंडेम। गुंडेम पहाड़ी में जो है ना फैल गया था। नेक्स्ट है ये, करे कि पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से क्या है संबंधित है? यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैसाखी। क्या है? तो बैसाखी है। तो बैसाखी सिखों और हिंदुओं द्वारा बसंत ऋतु में नए फसलों के आगमन पर मनाया जाने वाला क्या है? त्यौहार है, जो आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र ने किया है। कौन किया? महाराष्ट्र किया है। नेक्स्ट है करा कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उसमें एक जो है ना एक नहीं था? बताइए कौन नहीं था? थोड़ा छोटा कर देना, आपको दिखे अच्छे से। बताइए इसमें कौन नहीं था? बताइए क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3, पाठ को समाहित करना ये नहीं था, लेकिन पाठ का लेखन था, बंद और बाइंडिंग बनाना था, और महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीरजा भनोट है। कौन है? नीरजा भनोट है। तो नीरजा भनोट को जो है ना 1986 में अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? बताइए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक जो है उदाहरण नहीं है? बताइए कौन नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2, गुरुत्व नहीं है, लेकिन बादल, आग और बारिश के मुद्दे हैं। ठीक है, याद रखिए, एक पदार्थ को एक पदार्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसका एक क्या है? जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और अंतरिक्ष में एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है। और सभी सजीव, निर्जीव वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं पदार्थ के उदाहरण हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण यांत्रिकी में सभी पदार्थों के बीच कार्य करने वाला सार्वभौमिक आकर्षण बल है। चलिए आगे देखिए। रहा है कि बिहार में 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का कारण क्या है? बताइए। बिहार में 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का कारण क्या है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इस दिन कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे महत्वपूर्ण विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से जो है ना सक्रिय थे? बताइए। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 5 में किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति चुनाव से जो संबंधित नियमों से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है कि रंगनथिट्टू पश्चिम अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताइए। रंगनथिट्टू पश्चिम अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? बताइए। किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3, फिरदौसी। क्या होगा? फिरदौसी। तो बिहार में सभी सूफी संप्रदायों का आगमन हुआ और सूफी संप्रदायों के संतों में शाह महमूद बिहारी, सैयद ताजुद्दीन, सैयद इब्राहिम सूफी गलाल तबरेज़ी प्रमुख थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? बताइए। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। तो यहाँ पे कह रहा है जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ से क्या है? ड्राइविंग कौशल मोटर व्हीकल अधिनियम का क्वेश्चन 61 नंबर से। तो ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि इस ट्रैफिक प्रतीक का जो है ना मतलब जो फिगर दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? ऑप्शन को देखिए आंसर बताइए। छोटा कर दे रहे हैं, बताइए क्या होगा? कह रहा है इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? बताइए। ऑप्शन दिया गया, बताइए क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। आगे असंरक्षित क्या है? तो पार पथ है। आगे क्या है? असंरक्षित पार पथ है। ठीक है, तो दिए गए यातायात संकेत का अर्थ है ना
क्या है, तो आगे असंरक्षित क्या है, तो पार पथ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे, क्वेश्चन नंबर 62 कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। इसका जो अर्थ है, ये जो फिगर दिया हो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे रास्ता जो है ना फिसलनदार है, क्या है, आगे रास्ता क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आगे जो रास्ता है इसका मतलब क्या है, फिसलनदार है। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी फिगर दिया हुआ है, कर इस यातायात संकेत का मतलब क्या है, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे ऊबड़ खाबड़ जो है ना रास्ता, आगे ऊबड़ खाबड़ क्या है, तो रास्ता है। चलिए आगे देखिए, किस धारा के द्वारा, किस धारा द्वारा यातायात ट्रैफिक चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है, बताइए। कह किस धारा द्वारा यातायात ट्रैफिक चिन्हों का पालन करना ड्राइवरों का कर्तव्य है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, धारा 119 होगा। क्या होगा, धारा 119 होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है, यह जो संकेत दिया हुआ है किसको इंगित कर रहा है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बाएं रहकर जो है चलना जो है ना अनिवार्य है। तो याद रखिए, यह चिन्ह इंगित करता है कि चालक को सुचारू यातायात प्रवाह के लिए बाएं लेन में ड्राइव करना चाहिए। और यह चिन्ह मुख्य रूप से उन सड़कों पर लगाया जाता है जिनके बीच में डिवाइडर नहीं होता है और एक ही सड़क पर 2 तरफा यातायात चलता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि किस आयु के व्यक्ति गियरयुक्त मोटरसाइकिल या कार चलाने के लिए लाइसेंस पाने योग्य हो जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयु के व्यक्ति गियरयुक्त मोटर साइकिल या कार चलाने के लिए लाइसेंस पाने योग्य हो जाते हैं, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, 18 वर्ष या अधिक। तो याद रखिए कि लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए काफ़ी आपकी उम्र जो है ना 18 साल होनी चाहिए और अस्थायी लाइसेंस के लिए आपको 18 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट है, करा यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है, इसका किस धारा के में निर्दिष्ट है, बताइए। यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है, किस धारा में निर्दिष्ट है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2, धारा 119 है। ठीक है, कितना धारा है, धारा 119 है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। आगे देखिए कह रहा है कि नो पार्किंग बोर्ड का व्यास कितना होता है, नो पार्किंग बोर्ड का व्यास कितना होता है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 फुट होता है। कितना होता है, 2 फुट होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है एक ड्राइवर में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कह रहा है एक ड्राइवर में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ऑप्शन को देखिए, बताइए कौन कौन गुण होना चाहिए, बताइए क्या क्या गुण होना चाहिए, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 70 नहीं 69 है ना, 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रूपी सभी, मतलब सतर्कता, साहस और परिश्रम जो है ना तीनों गुण होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 70 का रहा है कि सिग्नल में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है। सिग्नल में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, हरी बत्ती जलती है। क्या जलती है, हरी बत्ती जलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए रहा है कि नए मोटर कारों की 3 बड़ी विशेषताएं को पुराने ड्राइवरों के लिए बाधक है। क्या है, बताइए। नए मोटर कारों की 3 बड़ी विशेषताओं जो पुराने ड्राइवरों के लिए बाधक है, कौन सी, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4, उसमें से सभी है। ऑटोमेटिक और क्या है, स्टीयरिंग गियर सिस्टम और क्या है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ये सभी जो है एक तरह से क्या है, पुराने ड्राइवर के लिए क्या है, तो बाधक है। नेक्स्ट है कि ड्राइवर को किस अनुसूची में दिए गए विनियमों के अनुसार गाड़ी चलाना चाहिए, बताइए। ड्राइवर को किस अनुसूची में दिए गए विनियमों के अनुसार गाड़ी चलाना चाहिए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 10वीं अनुसूची। तो ड्राइवर को नहीं, यहाँ पे सही उत्तर कर लीजिए। यहाँ पे जो है उत्तर गलत है। यहाँ पे इसका सही उत्तर जो है ना 5वीं अनुसूची होगा। क्या होगा, 5वीं अनुसूची। ड्राइवर को 5वीं अनुसूची में दिए गए हुए विनियमों के अनुसार गाड़ी चलाना चाहिए। नेक्स्ट है, ये करा कि किस धारा में आदेशात्मक यातायात चिन्ह निर्धारित होते हैं, बताइए। करा किस धारा में आदेशात्मक यातायात चिन्ह निर्धारित होते हैं। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 121। क्या होगा, 121 होगा। नेक्स्ट है करा कि वाहनों की नंबर प्लेट पर सी प्रति एस क्या संकेत देता है। वाहनों की नंबर प्लेट में CS क्या संकेत देता है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार है या स्कूटर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम कौन सा है, बताइए। ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम कौन सा है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, लाल हरा पीला है। क्या है, लाल हरा पीला है। तो ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन क्रम जो है ना लाल हरा पीला होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सभी बैटरी चलित परिवहन वाहन जो है किसकी पृष्ठभूमि पर कौन सा रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेंगे, बताइए। कह रहा है कि भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन कौन सा पृष्ठभूमि पर किस रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, पीला और क्या है, हरा। तो भारत में सभी बैटरी चालित वाहन परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर जो है ना पीले रंग में अपना पंजीकरण चिन्हित बेचते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि माल वाहन परमिट का दिया जाना किस धारा से संबंधित है। माल वाहन परमिट कर दिया जाना किस धारा से संबंधित है।
तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 79। क्या होगा 79। तो माल वाहन परमिट कर दिया जाना, माल वाहन परमिट का दिया जाना धारा 79 से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि गाड़ी को रोकने के लिए आप कौन सा इशारा करेंगे, बताइए गाड़ी को रोकने के लिए आप कौन सा इशारा करेंगे। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्लो डाउन। क्या होगा स्लो डाउन। तो यदि जो है ना, यदि गाड़ी को रोकने के लिए आप अगर आपको रोकना है तो आपको स्लो डाउन का जो है ना इशारा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह यदि आप बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करेंगे, बताइए यदि आप बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बताइए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर 2 होगा, स्लो डाउन का इशारा करके दायां हाथ जो है ना आगे से पीछे जो है ना 3 बार घुमाएंगे। क्या करेंगे, घुमाएंगे। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे देख रहे हैं, स्कूल के सामने से गुजरते समय आप वाहन की गति क्या रखेंगे, बताइए। स्कूल के सामने से गुजरते समय आप वाहन की गति क्या रखेंगे। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 धीमा करेंगे। क्या करेंगे, धीमी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें दुर्घटना क्यों होती है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, करें दुर्घटना क्यों होती है। 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 में से सभी कारणों से। जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तब दुर्घटना होता है, नशे में गाड़ी चलाते हैं तब दुर्घटना होता है, और नींद में गाड़ी चलाते हैं तब दुर्घटना। ये सभी कारणों से दुर्घटना होती है। और भी कारण है। चलिए आगे देख रहा है कि किराए की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की उम्र कम से कम होनी चाहिए कितनी। किराए की गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की उम्र होनी चाहिए कम से कम कितनी। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 18 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन के टायरों को आगे से पीछे या अलग बगल में से विशिष्ट पैटर्न से नियमित रूप से बदलने को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि वाहन के टायरों को आगे से पीछे या अगल बगल से विशिष्ट पैटर्न में नियमित रूप से बदलने को क्या कहा जाता है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 टायर की जो है ना मरम्मत। क्या है, टायर की मरम्मत। नेक्स्ट है कह रहा है कि नए मोटर कारों की दूसरी बड़ी विशेषता क्या है, बताइए। नए मोटर कारों की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्टीयरिंग गियर सिस्टम। क्या होगा, स्टीयरिंग गियर सिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि गाड़ी की परमिट की अवधि और नवीनीकरण किस धारा से संबंधित है। गाड़ी की परमिट की अवधि और नवीनीकरण किस धारा से संबंधित है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 81 धारा से जो है ना संबंधित, धारा 81 से है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 का अनुच्छेद 81 गाड़ी की परमिट की अवधि जो है एक नवीकरण से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लर्नर लाइसेंस जारी होने के कितने दिनों के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लर्नर लाइसेंस जारी होने के कितने दिनों बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कितना दिन, तो कम से कम 30 दिन मतलब 1 माह। तो लर्नर लाइसेंस मिलने से कम 1 माह बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि डैश का किसका उपयोग इंजन में आरपीएम के पठन के लिए जो है ना किया जाता है, बताइए। कह रहा है किसका उपयोग इंजन के आरपीएम के पठन के लिए किया जाता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 टेकोमीटर। क्या होगा, टेकोमीटर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब वाहन धीमा करना हो तो आप क्या करेंगे, बताइए। जब वाहन धीमा करना हो तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का जो है ना यहाँ पे देखिए बहुत लोग बोलेंगे आंसर ऐसे से है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, एक क्वेश्चन के जो है ना आंसर आपको समझने का तौर पे समझिएगा तो आपको देखिए व्हीकल में क्या होता है ना, मोटर गाड़ी में कभी कोई क्वेश्चन आपके अनुसार नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब वाहन धीमा करना हो तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोहनी से नीचे के हाथों को वाहन के बाहर सीधा खड़ा करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि लेन बदलने से पहले अपने पीछे की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और गाड़ी को गति धीमा करें और बैकअप लें या लंबी या खड़ी पहाड़ी पर ड्राइव करें, अपने पीछे यातायात की जांच करें। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये कारें जो है ना पीछे चल रही है, मतलब यह आपके पीछे बहुत तेज़ी से आ रही है। पीछे से हीट होने से जो है ना, पीछे से हीट होने से पहले मतलब हट जाने से पहले जो है ना आपको आपके पास रास्ते से हटने का समय हो सकता है। तो यहाँ पे सीधा सिंपल समझिएगा कि जब वाहन को धीमा करना हो तो आप क्या करेंगे, तो कोहनी से नीचे के हाथों को वाहन के बाहर जो है ना सीधा खड़ा करेंगे। ठीक है, बाकी बहुत लोग जो है ना बोलते हैं कि आप आंसर जो है ना कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं, तो ऐसा नहीं जानबूझ के गलत बताया जाता है, कभी बाय मिस्टेक हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में जो है ना किरण पब्लिकेशन में चाहे कोई बुक में ऐसा उठाइएगा तो एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक होता है, और जो बाय मिस्टेक होता है उसको सुधार कर दिया जाता है। अगर नहीं सुधार बाय मिस्टेक गलत हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दिया जाता है ताकि आप जो है ना सही उत्तर को देख लीजिए। और बाकी आपका टेलीग्राम चैनल में भी आपको क्यूज बनाकर डाल दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन जो है ना भूल नहीं पाइए, अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इस प्रकार आपको दोनों जगह किया जाता है, ऐसा नहीं कि हाँ उस पर आपको छोड़ दिया जाता है, गलत हो गया बाय मिस्टेक तो गलत ही रहेगा, ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है वाहन चलाते समय चालक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल किसके लिए करेगा, बताइए। वाहन चलाते समय चालक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल कब करेगा, बताइए।
तो नवासी का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रूट नेविगेशन के लिए कर सकता है, केवल इसी के लिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोटरयान की आयु सीमा नियत करने की शक्ति किस धारा से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटरयान की आयु सीमा नियत करने की शक्ति किस धारा से संबंधित है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, धारा 59 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निबंधन किस धारा से संबंधित है? ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निबंधन किस धारा से संबंधित है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, धारा 91 से जो है ना संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी परिवहन यान को चलाने में लगे किसी व्यक्ति के काम के घंटे उतने होंगे जितने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में उपबंधित है। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि मोटर गाड़ी को सड़क पर चलाते हुए किनका ध्यान रखना जो है ना आवश्यक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोटर गाड़ी को सड़क पर चलाते हुए किसका ध्यान रखना आवश्यक है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ एक मिनट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निबंधन किस धारा से संबंधित है? तो धारा जो है ना 91 हो जाएगा। क्या होगा? सही है, 91 होगा, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोटर गाड़ी को सड़क पर चलाते हुए किनका ध्यान रखना आवश्यक होता है? इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, फिर सभी का, मतलब रोड सिग्नल का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है, रोड सेंस का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है, रोड साइन का भी ध्यान रखना, इन सभी का ध्यान रखना क्या होता है? आवश्यक होता है। चलिए आगे देखिए, रहा है कि ड्राइव करते हुए विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य है, क्या है? बताइए। ड्राइव करते हुए विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य है क्या? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, रोड सेंस जो है ना रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक संपूर्ण परफेक्ट ईंधन दहन में वायु में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन का किसमें बदल देती है? बताइए। कह रहा है एक संपूर्ण ईंधन दहन में वायु में मौजूद ऑक्सीजन ईंधन में मौजूद सभी हाइड्रोजन का किसमें बदल देती है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर आगे देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा? बताइए। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तो जल में जो है ना बदल देगा। तो जब एक ईंधन जलाया जाता है तो दहन हवा में ऑक्सीजन रासायनिक रूप से ईंधन में हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इस प्रक्रिया में गर्मी जो है ना जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, जल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि साइकिल चालकों को ओवरटेक करते समय उनसे कम से कम कितना फासला रखना चाहिए? कह रहा है कि साइकिल चालकों को ओवरटेक करते समय उनसे कम से कम कितना फासला रखना चाहिए? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कितना? तो 2 मीटर। तो साइकिल चालकों को ओवरटेक करते समय उनसे कम से कम 2 मीटर जो है ना फासला रखना चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि जलते बुझते लाल सिग्नल के समय क्या करना चाहिए? जलते बुझते लाल सिग्नल के समय क्या करना चाहिए? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एकदम जो है ना रुक जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम रुक जाना चाहिए। तो जलते बुझते लाल सिग्नल के समय एकदम रुक जाना चाहिए, आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं, आराम से खड़े हो जाइए। चलिए आगे देख रहा है कि चिन्ह सूचनाएं सिग्नल मोटर एक्ट की किस सूची अनुसूची में? बताइए। कह रहा है चिन्ह सूचनाएं सिग्नल मोटर एक्ट की किस अनुसूची में? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा 97 का, यहाँ पे 1 होगा, 11वीं अनुसूची में है। तो चिन्ह जो है ना, चिन्ह सूचनाएं सिग्नल मोटर एक्ट की 11वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एहतियात चिन्ह किस अनुसूची से संबंधित है? बताइए। एहतियात चिन्ह किस अनुसूची से क्या है संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए ना, इसका उत्तर जो है ना बुक में दिया गया है 9वीं अनुसूची, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर होगा ना पहली अनुसूची होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसमें इसका जो करा एहतियात चिन्ह किस अनुसूची से संबंधित है, तो यहाँ पे उत्तर दिया है 9वीं अनुसूची, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ना कि पहली अनुसूची में क्या है? तो इस अधिनियम के तहत पहली अनुसूची में सभी अनिवार्य यातायात संकेतों का विवरण दिया गया है, और जिसमें उन संकेतों का विवरण है जो चालक को आवश्यक मानने चाहिए। तो यातायात चिन्ह बोल रहा है, तो यहाँ पे इसका उत्तर 9वीं अनुसूची लिया है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखिए, 99 कर रहा है कि डैश रेचन गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने के लिए होता है, क्या? बताइए। कह रहा है किसका जो है ना रेचन गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने के लिए होता है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या होगा? उत्प्रेरक परिवर्तक होगा। क्या होगा? उत्प्रेरक परिवर्तक होगा। ठीक है, उत्प्रेरक कन्वर्टर निकास गैसों की रासायनिक विशेषताओं को बदलकर विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? बताइए। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो सबको पता है कि मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। तो ये रहा किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया।
और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क नहीं ज्वाइन किए, देखिए यहाँ से जो है ना उत्तर व्याख्या का पूरा हल दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है यहाँ से जो है ना आप इसको पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन के अलावा आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो ये सारा जो है ना इस क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का पूरा डिटेल दिया गया है, तो इसको पढ़िए। और पढ़ने के लिए जो है आप सभी लोग जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी लोग जो बिहार पुलिस ड्राइवर जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप है बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज, इसमें आपका जो है इस बुक से होमवर्क चल रहा है। बाकी ये दोनों बुक तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो आपको अगर इसका PDF फुल सोल्यूशन के साथ चाहिए तो आपको 1 से लेकर जो है ना 21 तक, और आपका ये बुक 1 से लेकर 20 तक आपको सारा PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। बाकी ये तो प्रैक्टिस सेट आपका भी देखिए की है, चल ही रहा है। और बाकी जैसे ही बुक खत्म होगा ना, ये दोनों बुक अच्छे से समाप्त कर लीजिए। आपका जो है ना 40 नंबर में आपका एक भी क्वेश्चन जो इससे बाहर नहीं जाएगा। इतना आप पढ़ लीजिएगा ना, इतना आपको हम करवा देंगे कि आपका 40 में जो है ना कम से कम 30 प्लस सही होगा। इतना आप गारंटी लेते हैं 30 प्लस सही होगा। ये सब क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा ध्यानपूर्वक जो है ना पढ़ करके समझना होता है कि ताकि आप समझ पाइए। इसलिए जो है ना हम थ्योरी सेक्शन करवा रहे हैं, ताकि आपका जो है ना इधर से आपका थ्योरी सेक्शन क्लियर होता जाए तो प्रैक्टिस सेट में आपका नंबर जो है ना वहाँ पर बढ़ेगा और आपका क्वेश्चन सही होगा। बाकी ये बुक में तो आपका ट्रेड करने का आ ही रहा है क्लास। बाकी अरिहंत का भी स्टार्ट हो चुका है। बाकी यूथ का जिनका भी इंतजार था कि यूथ का जल्दी स्टार्ट कीजिए, तो यूथ का जो बुक है ना वो आ गया है। देखिए आपको बताए थे ना कि जैसे जैसे बुक आएगा सारा हम ऐड करते जाएंगे। देखिए ऐड कर दिए यूथ बुक का। तो यूथ बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट जल्दी कर देंगे आप लोग के लिए। जो है ना लगातार आपका यूथ का भी आएगा, अरिहंत का भी आएगा, किरण का भी आएगा। ये सारा प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू चलेगा। तो जितने भी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, हम बार बार बोलते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। अगर आपका नंबर 50 आ रहा है ना तो आप गारंटी इस क्लास देखिएगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, आपका नंबर जो है ना बढ़ेगा, उससे नीचे नहीं आ जाएगा। 50 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, इस प्रकार आपका बढ़ेगा। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और आपको पेमेंट कहाँ करना है, देखिए फ़ोन पे नंबर दिया हो 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके ही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। इस नंबर पे जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और इसमें जो है ना जो भी क्लास यूट्यूब चैनल पे आ रहा है आपका PDF आपको इसी ग्रुप में मिल रहा है, फुल सोल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है। और बाकी आपका 40 नंबर के लिए स्पेशल होमवर्क करवाया जा रहा है। डेली आपका मंडे टू फ्राइडे होमवर्क मिलता है। और इसके अलावा इस ग्रुप में जो है एक्स्ट्रा क्या करवाया जा रहा है, तो आपको जो एडिटोरियल 7500 है और 5000 का इसमें होमवर्क दिया जाता है, उसको पढ़ करके जो है ना आप टेस्ट दीजिए। इसमें आपका क्या होगा कि आपको जो 60 नंबर का GK GS पूछ रहा है करेंट छोड़ करके, आपका जो है यहाँ से प्लस पॉइंट हो जाएगा। आप GK GS में जो है ना अच्छा स्कोर कर पाइएगा। जिनका GK GS कमजोर होगा तो आराम से होमवर्क दोनों सेट का मिलता है, आराम से पढ़िए और पढ़ करके जो है ना टेस्ट लगाइए। तो ये आपका जो है ना बिहार द्रोह का होमवर्क था, लेकिन इसमें आपको ऐड कर दिया गया ताकि लगा कि नहीं ये सब लोग जितने भी लोग जुड़े हैं अपना जो है ना एक तरह से इनको तैयारी बेहतर से बेहतर करवाना है। इसलिए जो है ना आपका होमवर्क हम स्टार्ट कर दिए। तो सभी लोग जितने लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।